तो हेलो गाइस, ये हमारा है 23rd एपिसोड ऑफ द पीपल्स पॉडकास्ट पाकिस्तान। इसमें हम फिर से एक फिलोसॉफिकल वर्क की बात करेंगे जो कि लुक्रेशियस की किताब है ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स। लुक्रेशियस बेसिकली एक एंशियंट रोमन फिलोसोफर था। इस फुल नेम वाज टाइटियस लुक्रेशियस कैरस, और वो एक एंशियंट रोमन फिलोसोफर भी था, पोइट भी था। हमें लुक्रेशियस की लाइफ के बारे में बहुत कम पता है। वी लिटरली डू नॉट नो एनीथिंग substantial about his life that can be proved through the works of other philosophers या through other records। लेकिन हमें बस ये पता है कि वो एक रोमन सिटीजन था। उसकी उसकी एक हाई स्टैंडिंग थी इन रोमन सोसाइटी। ही वॉज बॉर्न सम टाइम अराउंड 100 BCE, और ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ एपिक्यूरस एंड ऑल्सो डेमोक्रिटस। अब वट एवर वी नो अबाउट हिम इज एट बेस्ट प्योर, यू नो एट प्योर गेस वर्क, और एट बेस्ट प्योर फैब्रिकेशन। जिस तरह काफ़ी अकाउंट्स ये हैं which we'll discuss later on in this video कि लुक्रेशियस जो था, he was his views were radical but equally fascinating। और उसने रिलीजन के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें की, जिसकी वजह से एक पॉपुलर बिलीफ है एज फार एज लुक्रेशियस कंसर्न के लोगों ने, स्पेशली रिलीजियस रोमन्स ने एट दैट टाइम, उन्होंने फैब्रिकेट की उसकी राइटिंग्स तो नहीं, लेकिन उसके बारे में झूठ फैलाया बेसिकली कि लाइक उसको डिफेम करने की कोशिश की ताकि इसका वर्क जो है, जो इन्फ्लुएंशियल हो रहा था उस ज़माने में, वो मज़ीद लोगों तक ना पहुँचे, टू काइंड ऑफ डिस्क्रेडिट हिम। उनमें से एक साहब आते हैं, सेंट जेरोम आई थिंक सो उनका नाम था। ही सेड के लुक्रेशियस ड्रैंक अ लव पोशन, और उसकी वजह से वो पागल हो गया। ही वॉज ड्रिवन मैड बाय इट, एंड ड्यू टू इट्स मैडनेस ही कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 44। और सुसाइड करने से पहले उसने अपना एक मास्टरपीस लिखा जिसका नाम ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स है, जो कि ये किताब है। तो दैट तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर कि इसके हमें कुछ नहीं पता उसकी लाइफ के बारे में, बट विल गेट टू हिज वर्क विच इज ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स। अब जो बेसिकली लुक्रेशियस जो है, वो एक फिलोसफर भी, वो पोइट भी है। और वो अपनी किताब के अंदर खुद भी कहता है कि ही ट्राइज टू lessen the bitterness of philosophy with the sweetness of poetry, क्योंकि philosophy, if you think about it, is very very bitter in its core essence, because it makes you think about your own thinking, right? Metacognition. It makes you, it basically shows you what your wrong beliefs are, and it challenges those beliefs in a way that you have to change those beliefs. So it's reading philosophy is very bitter, of course, and Lucretius जो है उसको वो couple करता है with his poetry, which kind of lessens his bitterness with its sweetness. खैर, Lucretius was a follower of the atomism of Democritus and Democritus, और वो एपिक्यूरियनिज्म का भी काफ़ी एक ग्रेट फॉलोअर था, और उसने एपिक्यूरस के ऊपर पूरे एक यूलॉजी लिखी है अपनी किताब के अंदर ही। और ये जो किताब है ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, जिसका ओरिजिनल नाम है दिरेरम नेचुरा, वो डील करती है विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, स्टार्टिंग में बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स, और फिर आगे बात करती है अबाउट मटेरियल एटमिज्म एंड एवरीथिंग। ये किताब जो है, इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ एपिक्यूरस। एज आई सेड कि लुक्रेशियस वाज अ फॉलोअर ऑफ एपिक्यूरियनिज्म, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ एपिक्यूरस। और ये जो टाइटल है ना इसकी किताब का, Dererum Natura on the nature of things, ये itself, it's kind of a Latin translation of the Greek title of Epicurus' chief work, which is Periphysios, और on nature। लेकिन जिस तरह हमें लुक्रेशियस के बारे में कुछ खास नहीं पता, उसी तरह एपिक्यूरस की भी जो काफ़ी किताबें हैं ना, हमें हम एपिक्यूरस का भी कोई भी काम हमारे पास नहीं आता। वी डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग वर्क ऑफ एपिक्यूरस एज वेल। खैर, ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स जो है, इट ड्रॉज हैविली ऑन एपिक्यूरस आइडियाज़। उसको ग्रीक से लैटिन में ट्रांसलेट करती है, और उसको एक पोइटिक वॉइस के अंदर पुट आउट करती है। और इट्स लाइक अ बुक लेंथ पोइम। पूरी पोइम की सूरत में उसने पूरी किताब लिखी है, जिसमें उसने अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ पेश किए हैं। और ईच इट्स लाइक इट हैज़ 6 चैप्टर्स, और इसमें एक इंडिविजुअल चैप्टर, एक इंडिविजुअल मेजर टॉपिक के बारे में बात करते हैं एपिक्यूरियन फिलोसफी। ये जो किताब थी ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, इट वाज लार्जली फॉरगॉटन इन द सेंट्रल मिडिल एजेस, लेकिन इन अर्ली 15th सेंचुरी एक बुक कलेक्टर था पोजियो ब्रोक्केलिनी के नाम से, ब्रोक्केलिनी समथिंग लाइक दैट। ही वाज अ बुक कलेक्टर हु फाउंड दिस बुक ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स। उसने ही फाउंड इट फैसिनेटिंग, और उसने उसकी कॉपीज की, उसको सर्कुलेट किया एंड एवरीथिंग, व्हिच इज व्हाई वी हैव दिस बुक टुडे।
Here it this work on the nature of things, it feels like a combination of Freud, Marx, Darwin, and Einstein. We will get to know that why soon. लाइक इसमें 6 किताबें, और पहली किताब जो है ना, वो शुरू होती है विद बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स, लाइक नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, वो जो अरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट था, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, उससे शुरू होती है. और फिर इट मूव्स ऑन टू हाउ एटम्स कैन further be divided into smaller parts. And why this is fascinating is for a person, for a Roman philosopher and poet to come up with this idea आज से 2300 साल पहले is very fascinating, right? वो खैर he shared, Lucretius shared the pre-Socratic views of Democritus. Material atomism के views वो share करता था, basically which is a doctrine that states कि there's this universe that we see, whatever reality we perceive around us is nothing but a random combination or permutation of atoms. मतलब ये we all we are is atoms, and there's nothing transcendent beyond that. There's nothing supernatural beyond that. There's just reality, and reality is defined by the combination of atoms. That's all there is, and there's nothing else. उसकी किताब में ही से आई कोट पैसेज, और इस पॉडकास्ट में आई बी कोटिंग अ लॉट ऑफ पैसेजेस, क्योंकि ऑब्वियसली आई लव पोइट्री एंड आई काइंड ऑफ मैं करता रहूँगा बीच में बार बार. सो ही सेज ऑन द पेज 15 ऑफ द पेंगुइन क्लासिक्स एडिशन, he says, the universe's nature consists in essence of two different things, for there is matter and there is void, in which the particles of matter move hither and thither. The senses that men have in common prove in and of themselves that matter is. Unless we place our firm faith in sensation, we shall have nothing to base conclusions on concerning what lies hidden from our view, nor could our reasoning confirm that anything is true. Then, further, if there were no place or space, that which we call void, then particles would have not anywhere at all in which to be or move in any direction to or fro, which I have demonstrated to you just a while ago. वो यहाँ पे बात करता है कि there are only two things in the entire universe. There is either matter or there is void. There is either space or there is empty space. Like there's matter or there's void. And he says, if there was no matter, then sorry, if there was no void, then nothing would give way for the matter to move. They the matter couldn't move at all if there wasn't empty space out there in the universe. So basically कहता है कि there's only two things that compose the universe: atoms and void, material and void. अब वो यहाँ पे बात करता है कि the matter must be infinite. वो बात करता है द मैटर मस्ट बी इन्फिनिट, और ये काफ़ी रेडिकल थेरी थी. अगेन वो अपनी किताब में इस मटेरियल एटमिज्म की थेरी जो प्रपोज करता है, उसके बाद इसको डिफेंड भी करता रहता है काफ़ी, फॉर लाइक द रिमाइंडर ऑफ द चैप्टर, आई थिंक द फर्स्ट चैप्टर. उसमें वो काफ़ी फिलोसफर्स के व्यूज़ को रिफ्यूट भी करता है अपनी थेरी को प्रपोज करने के बाद. वो बात करता है कि जो वॉइड है ना, इट मस्ट बी इन्फिनिट, and consequently at the end he shows how the universe is infinite as well and ever expanding. क्योंकि void be infinite है, तो the universe which is composed of matter and void, it must be infinite as well. वो बात करता है कि ये जो void है ना, it must be infinite, और the reason the void must be infinite is कि and for there to be an infinite number of atoms in an infinite amount of time, if अगर तो atom void finite होता, or there was a finite number of atoms in a finite amount of time, तो जो एटम्स है ना, दे वुड हैव कलेक्टेड एट द लोएस्ट पॉइंट और द लोएस्ट बेस ऑफ द इंटायर यूनिवर्स. एंड इफ देयर वाज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स इन अ फाइनाइट वॉइड, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड कि हम कुछ भी टेंजिबल परसीव ना कर सकते, ना ही देयर वुड हैव बीन एनी टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट वुड हैव फॉर्म्ड अगर तो द वॉइड वाज फाइनाइट. And in this way he proves that the void is infinite, and consequently the universe is infinite and ever expanding as well. ये यहाँ तक अभी बात हमने किया बुक 1 की. बुक 2 के अंदर, मतलब चैप्टर 2 कह लो, बुक 2 कह लो, बुक 2 के अंदर वो बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ फिजिकल बॉडीज़ के बारे में. वो कहता है कि हम जिस तरह इंसान है, ऑल 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 बींग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड वॉइड, द सेम एटम्स एंड वॉइड. और यहाँ पे वो एक इंटरेस्टिंग स्वर्व थ्योरी पेश करता है, which is surprisingly and fascinatingly as well links with free will. वो बात करता है कि अच्छा, I'll read it out again from the book, page 42 or 43 है in the Penguins classic edition.
वो कहता है another basic principle you need to have a sound understanding of when bodies fall through empty space straight down under their own weight at a random time and place. They swerve a little, just enough of a swerve for you to call it a change of course. Unless inclined to swerve, all things would fall right through the deep abyss like drops of rain. There would be no collisions, and no atoms would meet atom with a blow, and nature thus could not have fetched anything. अब वो यहाँ पे बात करता है, वो पूछता है कि यार, मतलब वो वंडर करता है बेसिकली कि अगर तो एटम्स जो हैं दे मूव इन परफेक्टली स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ओनली, तो हाउ कम देयर इज एनी कॉज ऑफ चेंज इन द इंटायर यूनिवर्स? अगर तो एटम्स कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, दे आर बेसिकली गोइंग इन स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ऑल द टाइम, so how do they collide, and how does that collision cause change? Because they'll never collide if they'll move in perfectly straight lines. So he comes up with the straight swerve theory. Okay, they do move in perfectly straight lines like most of the time, लेकिन sometimes कुछ atoms swerve करते हैं, they swerve from their path, they deviate from that path, और ये जो swerve है, it causes collision and it causes all the change in the universe that we see. It is a cause of change in the universe. ये जो swerve है, अब वो कहता है कि हाउ डू वी नो कि ये थ्योरी करेक्ट है? वो कहता है कि वेल इफ इट वाजंट एंड इफ द एटम्स डिड नॉट स्वर्व वी वुड नॉट हैव फ्री विल, बट क्लियरली वी डू हैव फ्री विल, देयरफॉर द एटम्स मस्ट स्वर्व. अब यहाँ पे आई विल रीड आउट अनदर पैसेज व्हिच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स पेज 43 पे था आई थिंक सो. हाँ, where does that free will come from that exists in every creature, sorry, the world over? Where do we get that free will wrenched away from the fates by which we each proceed to follow pleasure's sway, so that we swerve our motions not at a designated spot and fixed time, but the very place we will it in our thought? Without a doubt, these motions have their beginning in the whims of each, and from that will these motions trickle into the limbs. वो यहाँ पे कहता है कि जिस तरह एटम्स स्वर्व करते हैं अपने डेजिग्नेटेड पाथ से, अपने फिक्स्ड कोर्स से, इन अनप्रडिक्टेबल वेज, उसी तरह हम भी अपने सीमिंगली फिक्स सोर्स कोर्सेज से स्वे करते हैं, स्वर्व करते हैं, और दैट्स ओनली बिकॉज वी आर अनप्रडिक्टेबल बीइंग्स इन एन अनप्रडिक्टेबल यूनिवर्स. एंड दैट्स नॉट ऑन अकाउंट ऑफ द एटॉमिक स्वर्व बट ऑन अकाउंट ऑफ द विम्स ऑफ ईच, ही सेज. वो कहता है कि अगर तो ये स्वर्व थ्योरी सही ना होती तो वी वुड नॉट हैव फ्री विल, बट क्लियरली वी डू हैव फ्री विल, इसलिए द स्वर्व थ्योरी मस्ट डेफिनेटली बी ट्रू. खैर, in book 3 he transitions from abstract atomic theory to something something like its implications for an ethical life. उसकी implications की बात करता है of this abstract atomic theory जो उसने present किया है, और वो बात करता है fear of death के बारे में. Again I'll be reading a passage from page 74. I'll Even though I do not agree with some of his views overall, like philosophical views, I admire his poetry, which is why I'm again and again reading passages from his book. खैर वो कहता है, sometimes the phobia of death can grip a man so tight he comes to loathe his very life and looking on the light, and in his mournful heart resolves to die by his own hand, oblivious this fears the source of what he cannot stand. That this leads one to outrage honor, another to break the ties of friendship, and in short, to overturn all loyalties. For there are many instances where people have betrayed their father's land and their beloved parents to evade the realms of hell. And just as children, trembling, are afraid of all things in the dark, so sometimes we in broad daylight fear things imaginary as what babes dread in the night. Thus, we must put the shadowy terrors of the mind to flight, not by the illumination of the sun in its bright rays, but by observing nature's laws and looking on our face. वो यहाँ पे फिर दत्त की बात करता है, और वो कहता है कि जो फियर ऑफ डेथ है ना, ये हमारे दिमागों में इनकलकेट किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, जिस तरह स्टोरीज सुनाई जाती हैं बच्चों को कि सो जो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्टोरीज दैट यू टेल चिल्ड्रन जस्ट टू स्केयर देम, राइट? उसी तरह फियर ऑफ डेथ भी वो कहता है लुक्रेशियस के, उसी तरह वो प्रोजेक्ट किया जाता है करंटली इन सोसाइटी. और वो कहता है कि क्योंकि एवरीथिंग, अब वो यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा है एक आर्गुमेंट फॉर व्हाई यू शुड नॉट फियर डेथ. तो इट गो समथिंग लाइक दिस. वो कहता है क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड वॉइड, तो हमारी बॉडी और सोल भी दे आर मेड ऑफ द सेम atoms and void. So just soul made up of atoms dissolves
और वो रीयूज्ड होती है जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स एट डेथ, बिकॉज इट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ एटम्स जो कि बेसिकली डिसॉल्व कर जाएंगे समहाउ आफ्टर आवर डेथ। और वो कहता है कि ये जो सोल है, इट वी मस्ट नॉट बिलीव दैट द सोल इज इमोर्टल, क्योंकि द सोल अकॉर्डिंग टू लुक्रेशियस इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, लेकिन वो खुद एटम्स और वॉइड से बनी होती है जस्ट लाइक विद बॉडी, क्योंकि ही वाज अ मटेरियल एटमिस्ट। ही बेसिकली प्रपोज्ड कि एवरीथिंग दैट वी परसीव, everything we see around us, even the soul which we cannot see, he assumes that the soul must also be made up of the same atoms and void, and consequently the soul must also die with the body at the time of death. तो वो कहते हैं कि क्योंकि your soul will also die, your body will also decay, so your death is the end of you, there is nothing after death. तो इवन इफ देयर इज समथिंग आफ्टर दैट, इवन इफ आप कह लो रिजरेक्शन होती है, रिजरेक्शन तो छोड़ दो, री इनकारनेशन होती है, वो कहता है अगर आप दोबारा किसी और की सूरत में किसी और जन्म में पैदा होते हो तो यू विल नॉट हैव एनी रिकलेक्शन ऑफ योर पास्ट लाइफ, जिस तरह हमें आज भी हमारी पास्ट लाइफ्स की कोई मेमोरी या रिकलेक्शन नहीं है, अगर तो ये री इनकारनेशन का प्रोसेस ट्रू है, क्योंकि हमें आज मेमोरी नहीं है अपनी प्रीवियस लाइफ्स के बारे में। तो जब आप रीइनकार्नेट होगे भी तो आपके पास कोई मेमोरी नहीं होगी कि ऑफ योर प्रीवियस लाइफ्स, तो यू वुड नॉट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, राइट? और even if you're dead, whatever you've left behind, you have nothing to worry about that. And this way he says that your soul will perish as well and your body will perish as well at the time of your death, so you have nothing to worry about and you should not fear death. अब ये जो फंडामेंटल बिलीफ है ना, इट लीड्स टू द एपिक्यूरियन टेट्राफार्मेकॉन और द फोर फोल्ड बिलीफ, जो कहता है कि डू नॉट फियर द गॉड्स, डू नॉट फियर डेथ, द गुड इज अटेनेबल एंड द बैड इज एंड्योरेबल। ये चार इसके बिलीव्स हैं ऑफ द एपिक्यूरियन टेट्राफार्मेकॉन। डू नॉट फियर द गॉड्स, डू नॉट फियर डेथ, द गुड इज अटेनेबल, द बैड इज एंड्योरेबल। अब ये जो चार प्रिंसिपल्स है ना, दे फॉर्म बेसिकली द कोर ऑफ एपिक्यूरियन फिलोसफी। और पहले तो इट इट काइंड ऑफ टेल्स यू हाउ आप अननेसेसरी फियर से जब फ्रीडम हासिल करोगे तो इट अलाउज यू एक्चुअली टू लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। इसके अलावा नेक्स्ट, अगर आप सिंपल नीड्स पे फोकस करोगे, इट इनेबल्स यू टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ फ्री फ्रॉम पेन। एंड अगर आप जॉय ढूंढोगे सिंप्लिसिटी के अंदर, सादगी के अंदर, मॉडेस्टी के अंदर, एंड यू नो इट द माइंड एक्चुअली automatically helps you to live through difficulties such as illness, according to Lucretius, obviously. बुक 3 पे वो एंड पे सरमन देता है और वो बात करता है ऑफ नॉट फियरिंग डेथ अगेन, और वो इससे एंड करता है कि डेथ इज नथिंग टू अस। ही एंड्स द थर्ड बुक विद दिस स्टेटमेंट। बुक 4 जो है वो इट्स डिवोटेड टू द बॉडी, इंक्लूडिंग द सेंसेस, हमारे बॉडी फंक्शंस और फिजिकल डिजायर वगैरह। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चैप्टर है बुक 4 जो है, और it kind of has become controversial in modern age, especially the 20th and 21st centuries. जब से वोक कल्चर बढ़ा है और उसके बाद people have had awareness about things, very sensitive topics, like 2300 साल पहले कौन ही वोक था यार, मतलब कौन से कैंसिल कल्चर होता था कि यार एक इंसान अगर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक बात उसको सही सही करने वाला कौन है, जबकि वो सोशल वाइसेस जिनकी वो बात कर रहे हैं, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मिसोजिनिस्ट है, राइट? तो ही माइट हैव बीन इन अ पार्ट ऑफ अ पेट्रियार्कल कल्चर जिसकी वजह से वो खुद एक प्रोडक्ट है उस कल्चर का। तो वो व्यूज प्रोजेक्ट कर रहा है लेकिन उसको कोई सही भी नहीं कर रहा, क्योंकि पीपल एवरीबडी नोज कि अच्छा ये हमारी पार्ट सोसाइटी का पार्ट है और हमारी सोसाइटी भी तो ऐसी है। तो दे नेवर लाइक ट्राई टू फिक्स दिस मैनी थिंग्स दैट ही सेज व्हिच आर प्रॉब्लमेटिक। लेकिन आज इट्स टोटली डिफरेंट। तो इट्स लाइक he has been cancelled a lot of times, Lucretius, in modern age, and I'll tell you why. It's chapter 4 जो है ना, like I said, it talks about bodily functions, it talks about desire, it talks about sex, it talks about yeah, all of those things. तो वो बात करता है, I'll read a passage again on page 139. अच्छा, वो बात करता है, he says, the darling name of the beloved ringing in your ear, it's best to flee away from images and to steer clear from the fodder that love feeds upon. It's better to direct your attention somewhere else and spend the fluids that collect on any body rather than retain them and remain fixed ever on one love, laying up stores of certain pain. Feeding the sore will only make it fester and grow strong, for madness and misery grow graver as time goes along, unless you reopen the first wound with new cuts while it's still fresh
and with the Venuses of easy virtue cure the flesh or turn your mind to something else, to some other pursuit. वो यहाँ पे लव और डिज़ायर की जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं उनकी बात करता है, और वो इस कंक्लूजन पे आता है कि जो जॉय ऑफ लव है ना, इट इज़ नॉट वर्थ द पेन ऑफ लॉस. वो कंपेयर करता है कि यहाँ पे जॉय ऑफ लव है और यहाँ पे पेन ऑफ लॉस है, कि इफ़ यू हैव अ पर्सन दैट यू लव, ओके उसका जॉय है, एंड दैट इज लाइक, I agree. Lucretius agrees that that has a certain charm to it. The joy of having a person who loves you and loving that person as well. But on the other hand, there's this pain of losing them. There's this liability कि अच्छा ये इंसान, I'm dating them या फिर वो मेरी husband है, wife है, whatever, and they love me, I love them, and you have this liability that I could lose them at any point and my entire life will be fucked. You have that, like, that's not exactly what Lucretius says, I'm paraphrasing obviously, lekin he says that the joy of love is obviously not worth the pain of loss. अब यहाँ पे वो यहाँ पे करता ना, यहाँ तक करता ठीक था, काबिल कबूल था यहाँ पे, लेकिन जो आगे वो बातें करता है तो वो तो पक्का कैंसिल हुआ उसके बाद. वो बात करता है, अच्छा उसने बात की थी कि इफ यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन, और अगर अगर तो आप उन देर लाइक योर पार्टनर, राइट, so you will not have as much pleasure because you cannot own that person completely. You cannot own their body. Your bodies are distinct, and two bodies cannot be one. You can never fully obtain that person's body in exactly the words which Lucretius talks about it. You cannot obtain their body, neither can you own them fully, neither can you have that joy fully of sexual intercourse. So why do that? Why make that sexual desires and love for that person, your partner, to cause blindness or to cause pain? क्योंकि वो बात करता है कि दिस लव प्राइमरीली कॉजेज ब्लाइंडनेस, कि आप जिससे प्यार करते हो आप उसकी सारी बुराइयां साइड पे कर देते हो, यू बिकम वेरी बायस्ड, और आप स्टुपिडिटी, you're more likely to do stupid acts basically, और आप you end up hurting yourself or the other person as well. तो ये एक काइंड ऑफ एडवाइस भी देता है मर्दों को, सिर्फ मर्दों को, कि do not engage in the acts of love, because it will lead to blindness, it will lead to pain, it will lead to stupidity and all of that. वो उल्टा कहता है कि ब्रो कैजुअल सेक्स करो यार, कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, वही हाल है सब चीज का. वो कहता है कि ब्रो आपको अटैच होने की जरूरत ही नहीं है. इसका बहुत हैवी कट है जिंदगी में, लुक्रेशियस भाई का हैवी कट है जिंदगी में. मैं भी वीक के बाद था, इसका बहुत हैवी कटा है जिंदगी में. और फकबॉय बन इसीलिए जाते हैं यार, एक बार कटवा के ये लोग फकबॉय बन जाते हैं. ये पाकिस्तानी तो नहीं था ये. कोई वो था, कोई छपरी पिंडी हुआ था. यार स्टिल कॉल ब्रो होने का वो है. कह रहा है, ब्रो लिटरली it's like on page, where was I, 139 page, saying it do not waste your bodily fluids, your sperm basically on one person, बेसिकली अन्य कैजुअल सेक्स करो आप, बिकॉज इट विल हैव मोर प्लेजर, क्योंकि आप नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे, राइट, तो इट विल बी अ लॉट बेटर, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी भी नहीं है और आपके पास सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. तो दैट्स व्हाट ही सेज. वो यहाँ पे दोबारा बात करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इज बेटर फॉर अ पर्सन हु इज हेल्दी वो माइंडेड. हेल्दी बेसिकली क्या माइंडेड चाह रहा है कि डेफिनेशन वो देता है. हाँ, बेसिकली वही क्या चाह रहा है कि जो लव है वो एक लायबिलिटी है, ठीक है, इट विल एंड अप हर्टिंग यू. मगर डोंट यू थिंक अब्दुल्ला के लव के साथ एक कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं. there are some good things that come along in feelings of love. यार it's like subjective, ना, it depends on your life stage, it depends on your current Your needs. society, your culture as well, your religion as well. यार ऑब्वियसली अगर आप 17 साल की उम्र में प्यार करके बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी शादी तो होनी नहीं है ना. आप वो अपने मामा चाचे के बेटे से शादी कर लेगी तो फिर आप रोगे ना एंड पे, जाहिर सी बात है. अगर आप 25-26 को आप कमा भी रहे हो, आप सेटल्ड हो, तो ऑब्वियसली यू हैव दोज बेनिफिट्स which outweigh the losses, which I don't believe are any, क्योंकि if two people love each other I don't think that they'll ever fall out of it, क्योंकि if it's true love now, if it's unconditional love, which is very very hard to find, तो I don't think that will ever Yeah. go away. तो लेकिन अगर मैं आज कहूँ यार मैं 22 साल का, मुझे 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 प्यार चाहिए, दैट वॉन्ट बी हाँ, राइट, क्योंकि मुझे लाइफ बनानी है अपनी. मसला यार ये है कि मुझे लगता है ना, हमारे कल्चर में, हमारे आसपास की दुनिया में लव की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करती है.
इसलिए जब एक यंग पर्सन है, जब वो बड़ा हो जाता है, उसको वो कहता है यार मुझे बस किसी न किसी से प्यार करना ही करना है, ठीक है? उसके दिमाग में एक हार्ड वायर चीज़ हो चुकी होती है। जब वो मूवियाँ देखता है देवदास जैसी, टाइटैनिक जैसी या इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड, उसका दिमाग देख के ख़राब हो जाता है। वो कहता है भई कि मैंने ये काम करना ही करना है क्योंकि उसमें एक चार्म है, ये है, वो है। और उसका फिर नुकसान ये होता है कि दे फेल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन, या फिर अक्सर जो उनकी जो फीलिंग है जिसको वो लव कह रहे होते हैं वो लव होता नहीं है, वो एक जस्ट कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बिकॉज़ दे आर जस्ट हम्म। कॉम्प्रोमाइज़िंग कि दे डोंट एंड अप हर्टिंग द अदर पर्सन। व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट और नॉट अब्दुल्ला? यार, you're right at that, क्योंकि sometimes it's lust, sometimes it's infatuation, sometimes it's या just affection और liking. इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। आप कहते हो यार मुझे इस बंदे से प्यार हो गया, ब्रो तुम 16 क्यों यार, तुम होमवर्क करो अपना, क्या तुम्हें प्यार हो गया? लाइक पीपल डोंट, लाइक पीपल हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर लव, राइट? हम जब सिंपोजियम पे एपिसोड करेंगे ना बाय प्लेटो, we'll go through it, the different stages of love and what is the true definition of love, which I believe is wanting an improvement in the virtue of the soul of the other person, कि आप बिल्कुल। unconditionally उनको एक बेहतर इंसान बनता हुआ देखना चाहो, even though they're not with you. If they're with someone else, you want to see them become a better person. That's true love. You want them to be happier, and that's, I think, true love. There's nothing else that can be defined rationally to be definition of true love. लगता है मुझे सिम्पोजियम पाकिस्तान से ही आगे मिलेगी यार, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं मिल रही। यार आ रहा ना, तू 2 हफ्ते बाद मेरे से ले ले। हाँ, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है? हम्म। तो अब्दुल्ला यू कैन कैरी ऑन। अच्छा, तो लाइक आई सेड, लुकेशियस यहाँ पे बात करता है एक और, वो ना थोड़ी आई कुड से बोंगी मारता है यहाँ पे, क्योंकि वो कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इज मोर प्लेजरेबल फॉर समवन हु इज हेल्दी माइंडेड। अब वो हेल्दी माइंडेड किसको बोलता है? वो हेल्दी माइंडेड उसको बोलता है जिसको प्यार नहीं है। वो कहता है अगेन, जो मैंने बात की थी, कि वो कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप करोगे फॉर विद योर पार्टनर, यू कैन नेवर फुली ओन देयर बॉडी, क्योंकि बॉडी इज ऑटोनोमस, यू कैन नॉट ओन समवंस बॉडी। ये मतलब आपके अंदर एक चाहत होगी कि मैं इस बंदे को खा जाऊं, समझ रहे हो? मतलब इसकी बॉडी में मैं जिंदा हूँ, ये मेरी बॉडी में जिंदा हूँ। आई वॉन्ट टू ऑब्टेन देम, आई वॉन्ट टू ओन दैट बॉडी। लाइक ये एक एक होती है ना वहशत की फीलिंग एक इंसान के अंदर जिसको प्यार होता है। तो वो कहता है कि यू कैन नेवर हैव दैट। हंस रहा है यार, लिटरली मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं 2 घंटे माइंड इसका फक हो रहा था मेरा यार। इसका बहुत कटा है यार, कसम खुदा की। तो ये बहुत कटा मुझे ये यार। लग रहा है कि कबीर सिंह ने लिखी है था ये एग्जैक्टली, छुपी। एग्जैक्टली। फक यार तो मैन। वो ही कहता है कि इट लीव्स यू अनसैटिएटेड, क्योंकि यू कैन नेवर पोजेस योर लवर truly in the way that you want, or आप, no matter, you know, what you do with them, all those things, you will always be left unsatisfied and unsatiated because you can never fully possess them. अब यहाँ पे वो बात करता है कि obviously those who are not in love, they'll find this act more pleasurable और fla 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 fla, obviously, but वो कहता है कि देखो अब यहाँ पे एक मसला करता है लुक्रेशियस, फॉर अ पर्सन हु वाज एन अमेजिंग पोइट। एग्री अगेन, आई से कि आई डू नॉट एग्री विद मेनी ऑफ हिज फिलोसॉफिकल व्यूज, आई एडमायर हिम एज अ पोइट, बट लेकिन I don't think his philosophy was very really that unique. It leaned entirely on Epicurean ideas and also the medieval atomism of Democritus. उसके कोई इतने ओरिजिनल आइडियाज उसके थे नहीं, और उसने जैसे प्यार जितना को लेके वो समझा नहीं उसको यार, बेसिकली he didn't ever बेसिकली understand love. इट बेसिकली वही लग रहा है कि इसकी ये जो भी लिखा है इसने, या फिर हम्म। जो भी इसने आइडियाज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की अपनी बुक में, उसके अंदर इसकी पर्सनल फीलिंग्स हिडन है जो हम्म। कि साफ तौर पे नजर आ रही है। ठीक है? यार ये इतनी और बड़ी ट्रेजेडी है यार, मतलब तुम देखो, सिगमंड फ्रॉइड, मतलब इतना इजी है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस एक इवेंट पकड़ के उसको एक्सट्रापोलेट कर देना ऑन टू द मैसेज, जनरलाइज कर देना। एपिडस कॉम्प्लेक्स कहता है कि एवरी चाइल्ड हैज अ डिजायर टू, सेक्सुअल डिजायर टू एंगेज विद देयर मॉम। लाइक व्हाट द फक फ्रॉइड, व्हाट द फक। एरिस्टोटल की बात कर लो, उसने गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूफ की मेटाफिजिक्स के अंदर अपनी किताब के अंदर। एंड पे फिर ग्रीक कल्चर वार्ड दिया उसके अंदर कि ब्रो देयर आर मल्टीपल गॉड्स, देयर आर 47 डाइटीज, क्योंकि एक बंदे ने 200 साल पहले कैलकुलेशन की थी कि 47 प्लैनेट्स हैं, देयर विल बी 47 गॉड्स। मतलब आपने इतना इंटेलिजेंट आर्गुमेंट पेश किया और आप फिर अपने कल्चर के डब्बे में फंस गए हो। डिकार्ड के साथ भी हुआ। डिकार्ड ने अपनी किताब लिखी, आई थिंक सो इट वाज प्रिंसिपस मैथमेटिका समथिंग, और जब गलीलियो को कंडेम किया चर्च ने, तो उसने अपनी किताब पब्लिश नहीं कराई कि भाई मुझे तो कैंसिल कर देगी सोसाइटी, उसने पब्लिश नहीं कराई। तो इतना आसान है यार अपने कल्चर के डब्बे में फंसा रहना। पीपल डू सो यह मेनी थिंग्स बहुत फ्रॉम देयर पास्ट बहुत एक्सपीरियंस। अब यार वही तो यही तो मसला है। और मैं आजकल थोड़ा सा
रिसर्च करा था बाइबल के ऊपर और कुरान के ऊपर ना, डिफरेंट किस्म की किस तरह कंपेयर करते हैं आपस में। तो यार इफ़ यू फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलर्स या थियोलॉजियंस, क्रिश्चियन थियोलॉजियंस, उन सब का भी रीज़न है यार कि येट यू आर सो नियर, यू आर स्टिल सो फार। मतलब कि आपके पास इतना दिमाग है, आपके पास इतनी ज़्यादा टैलेंट है, इतना आप समझते हो बातों को, मगर स्टिल यू आर बाउंड बाय योर कल्चर, योर नॉर्म्स, और जो आपके अंदर जो हार्डवायर हो चुका है बचपन से, या फिर आपको जो सिखाया गया, उससे लोग बाहर निकल ही नहीं सकते यार। इट्स वेरी हार्ड टू गेट एस्केप फ्रॉम देम। इसलिए मेरे ख्याल में मसला जो है वर्ल्ड में रिलीजन का, चाहे हमारा रिलीजन सही है, इसलिए फैलने में मुश्किल पैदा होती है क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर ये चीज़ हार्ड वायर हो चुकी होती है। जैसे कि मैंने तुझे वीडियो सेंड की थी व्हाट्सएप के ऊपर, वो जो आदमी था बॉबीज पर्सपेक्टिव, वो जिसने बताया था हम्म, कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने कुरान पाक पढ़ा। हम्म। कुरान पाक उसने पढ़ा, उसको कुरान पाक बेहतरीन लगा, उसने उसको कुरान हदीस पाक पढ़ी है, समझ भी है, उसने रिसर्च उसने किया सब कुछ कुरान। पढ़ा, रिसर्च किया, मगर यार उसने कुरान पाक अभी तक इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी मैं वीडियोज़ और देख रहा था, उसने पिछले 2 सालों में उसने सारी वीडियोस इस्लाम के ऊपर बनाई है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वो डिफरेंट वीडियोस देखता है, डिफरेंट मतलब कि किस्म की तफसीरें, वो यार उसने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। वो फिर भी बार बार में अपनी क्रिश्चियन बुक का हवाला दे रहा होता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप चाहे जितने बड़े फिलोसफर हो जाओ, जितने बड़े थियोलॉजियन हो जाओ, आप अपनी जो बेसिक नॉर्म से आप बाहर निकल ही नहीं सकते अब्दुल्ला। क्या बात है कि नहीं? आप अपने बायस लेके चलते हो ना, ईरान में भी देख लो जो हिजाब वाला सारा सीन हुआ है। इट्स लाइक आपका कल्चरल बायस है ना, आपके कल्चर में एक सोशल वैल्यूज, सोशल वाइसेस भी बन के कभी सामने आती हैं विच इट कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट, यू नो, मतलब बड़ी आसानी से आपका वो बायस चलता रहता है। लाइक काफ़ी माएँ होती हैं पाकिस्तान में, राइट, अपनी बच्चियों को बताती हैं, अपनी बेटियों को कि यार अच्छा तुमने अच्छी बीवी बनना है, ठीक है, तुमने अच्छी रोटियां पकानी है, तुमने ये करना है, वो करना है, अपने अपने हस्बैंड को तुमने सर्व करना है, ठीक है, यू हैव टू बी सर्वेंट। दे डोंट एवर फकिंग टेल देम कि ब्रो बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनके साथ खुद उनकी माओ ने ये सिखाया होता है। which like I'm not saying that's right or wrong, we're not going in that binary yet, I'm just saying कि वो values passed on होती हैं, यार and those things become मैंने normalized. मैंने वही देखा है, मोहल्ले में जो आंटियाँ होती हैं जो कुरान पाक पढ़ा रही होती हैं, दर्स देती हैं रमज़ान वगैरह के अंदर, चाहे वो जितनी नेक हो, रात को उठ के तहज्जुद पढ़ती हों, 6 वक्त की नमाज़ पढ़ती हों, अगर किसी की बेटी जॉब करने जाती है, दिन में निकलती है जॉब करने, उस औरत ने उसके बारे में बुराई करनी है, उसके बारे में घटिया बातें करनी है, चाहे वो जितनी नेक है, उसने करनी है, क्योंकि उसके दिमाग में हार्डवायर हो चुका है बचपन से कि जो घरों से बाहर निकलती हैं वो बुरी होती हैं। ठीक है। फिर एंड पे हमारे कहते हैं बुराई करने के बाद, नहीं यार अल्लाह 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 बुराई को पसंद नहीं करता, तो हाँ, सब कुछ बुराइयां बाकी करके एंड पे ही करती हैं आंटीज। हाँ, वही ना। तो बेसिकली वही अभी तो मसला है। आप देख लो पाकिस्तान में कितना बड़ा जो सम आंटीज जो ऑब्वियसली नॉट जनरलाइजिंग। जिसके माँ बाप ने नून लीग को वोट दिया था वो अब तक नून लीग को दे रहे, जिसके माँ बाप ने पीटीआई को दिया था वो पीटीआई को देंगे अगली दफ़ा, जिसके जिसकी माँ या बाप ने भुट्टो को दिया था वोट, अब तक भुट्टो को दिए जा रहे हैं। चाहे नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सो इंसान नहीं निकल सकता अपने कल्चर नॉर्म से, या अपने अपने घर में जो तरबियत हुई होती है ना। इसलिए मुझे रिपब्लिक पढ़ के बड़ी ज़बरदस्त लगी। सोक्रेटिस की ये जो बात थी कि हमें अपनी एजुकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम अपने बच्चों की एजुकेशन, अपनी बच्चों की तरबियत बेहतरीन किस्म की करेंगे, तो हम इन चीज़ों से, ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट है सोसाइटी का, ये जो हमारी सोसाइटी में जो ख़राब सोशल कंस्ट्रक्ट बन चुका है, शायद हम इसको तोड़ सकें अब्दुल्ला। क्या ख्याल है? यार आई जस्ट थिंक कि एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट होती है टू ऑलवेज बी अनकन्विंस्ड। लाइक थोड़ा शायद आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट करेक्टली, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर इफ यू लर्न अबाउट समथिंग, राइट, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ के बारे में पढ़ा, आपने पीटीआई की, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ सी, आपने पीटीआई का आपको नैरेटिव अच्छा लगता है, आपने पीटीआई के फॉलोअर बन गया आप, अब आप उसको अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लोगे, यू विल बिकम कन्विंस्ड कि दिस पार्टी ओनली हैज सोल्यूशन टू ऑल ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, आपने वो बना लिया। अब इवन दो there are many problematic things with PTI and like with other parties as well, obviously not supporting or pinpointing any one of them, लेकिन जब आपने उसको अपना आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया, यू आइडेंटिफाई एज अ पीटीआई फॉलोअर, तो वहां पे काम खराब होता है, क्योंकि आप उसके खिलाफ कोई बात सुन भी नहीं सकते, ना ही आपने नून लीग का जलसे की, आप नून लीग की आपने तकरीरें सुननी है, तो बिकॉज आप उस यू जगह पे गेट फंस योर जाते हो। यू गेट योर फीलिंग इन्वॉल्व। ये है कि नहीं अब्दुल्ला? अगर मैं हम्म। बैठा हूँगा, तू कुछ कहेगा ना, पीढ़िया को बुरा कहेगा, तो मुझे बुरा लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक कि सम हाउ आई एम होगी ना रिप्रेजेंटिंग लीक तुम्हारी पीटीआई। ऑडियो फिर अब 3 दिन पहले, कौन सी? नहीं, मैं वो आजकल इमरान फॉलो खान नहीं, वाली यार। नहीं, मैं आजकल चलो वो फॉलो नहीं बात कर रहा। करेंगे, अब ऑब्वियसली मैं इस पे नहीं कर सकती बात, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो
काइंड ऑफ डीप फेक है इन वो इन डीप दोज फेक वर्ड्स? है। मैं भी अब बात करना नहीं चाह रहा, मैं बात तुझे बताऊंगा। खैर, मैं इमरान इमरान खान मुझे पसंद है, मगर अब मुझे कलेक्टिवली उसकी जो है ना पीटीआई मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे पीटीआई की जो आइडियोलॉजी मुझे अब जाके थोड़ी सी समझ आ रही है कि इट्स नॉट गुड। कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं और आप जलसों पर जलसे किए जाओ। खैर, कंट्रोवर्शियल पार्ट इसको शायद मैं काट दूंगी अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट आई वाज सेइंग वाज क्या अनकन्विंस से मेरा मुराद ये है कि मतलब देखो, मैंने एवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे ना, एवोल्यूशन की हमने पॉडकास्ट बनाया, यू नो माय स्टैंस ऑन इट फॉर लाइक पास्ट 8 मंथ्स। नवंबर में हमारी बात हुई थी, आई टोल्ड यू ऑन अ कॉल कि यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है एवोल्यूशन के बारे में। मुझे अभी 2-4 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मैं सोच रहा था, एंड वो आर्ग्यूमेंट 100 से 0 हो गया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड इट कोलैप्स्ड जस्ट थ्रू थॉट। आई फाउंड कि ब्रो ये सारा मेरा आर्गुमेंट गलत था, एंड मेरे लिए इतना मुश्किल था उसको एक्सेप्ट करना, बट आई फाउंड कि ब्रो इट इज द बेस्ट थिंग टू बी अनकन्विंस्ड। अगर मैं कन्विंस हो जाता कि ब्रो एवोल्यूशन हुई थी, और फिर मेरे पास ऑपोजिट एविडेंस आता है, लॉजिक के थ्रू मैं पहुंचता कि यार नहीं, ऐसे नहीं हुई थी, नहीं हो सकती थी, तो फिर मैं कभी ना मानता, मैं तो बाइस्ड हो गया था। तो इट्स द थिंग कि व्हेनेवर यू लर्न समथिंग, व्हेनेवर यू गेट इक्वेटेड विद एन आइडियोलॉजी और व्हाटएवर मार्क्सिज्म, व्हाटएवर बिल्कुल। कम्युनिज्म, आप उसका एसोसिएट ना करो, जस्ट लर्न अबाउट इट। इफ यू share those feelings, then that's great, but don't एग्जैक्टली get यार, part of यू हैव carrying. टू बी ओपन माइंडेड। अभी जैसे कि तुझे पता है, हम लोग जब आज से 2-3 साल पहले आई वॉज रियली इनटू, ये कह लो कि फिजिक्स के अंदर ना, जैसे कि मल्टीवर्स या डिफरेंट यूनिवर्स या यूनिवर्स के बाहर क्या है, डू वी अब क्या हमारी यूनिवर्स किसी बड़ी यूनिवर्स के अंदर छोटी थी। तो मैं सोचता था यार कि इसके बारे में एविडेंस कुरान पाक में क्यों नहीं है, या फिर मगर अब जब आप पढ़ते हो कुरान पाक अब्दुल्ला, तो लिटरली इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। कुरान पाक ऐसी चीज़ है कि आप हर एक आयत की तीन तीन चार किस्म की आप कह लो मतलब है। एक तो हर आयत की एक मतलब है, फिर उसका एक मफहूम है, फिर उसका एक आप कह लो उसमें एक लॉ भी छुपा हुआ है, अल्लाह ताला का एक लॉ। और इस तरह की चीज़ें मतलब कि आपको पढ़ के समझ आती है कि एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड इन अ बुक। सो ये जो तुमने बात की है, हाँ यार, यू शुड कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज जिस चीज़ को आप डिफेंड कर रहे होते हो, अगर आप उसी को लॉजिकली या रैशनली तरीके से सोचो, वो कुछ अरसे बाद आपको वही चीज़ स्टूपिड लग रही हो। जैसे कि आप बचपन में हम लोगों ने कैसी कैसी हरकतें की थी जो हम सोचते थे कि उस वक्त के हिसाब से ठीक थी, ठीक है। मगर अब बंदा कभी रात को 3 बजे बंदा कहता है यार मुझे क्या यार वो चवल मैं तभी इंसोम्निया को ब्रो, मैं इसलिए 30 घंटे से नहीं सोया, मैं जागा 30 घंटे से ब्रो, यही ये मुझे याद आता है रात को सोते हुए, यार ये मैंने इतना यार कुछ मुझे किया क्या था चवल क्या। मारी थी यार। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। इसलिए इंसान को इस तरह सोचना चाहिए कि जो हमें अभी सही लग रहा है, बाद में जब हम मेच्योर होंगे हमें वो समझ आएगी कि वी वर नॉट राइट। इसलिए इस्लाम में कहते हैं ना कि मेच्योरिटी की एज जो है वो 40 ईयर्स की एज है। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। नो वरीज। अब्दुल्ला, फिर आखिरी बुक अब बुक 6। आई थिंक सो 5 और 6 रहती है। बट अच्छा, आई वाज जस्ट गोना से कि हम एवोल्यूशन पे कोई वीडियो करेंगे यार, आप कह लो जब आप ऑस्ट्रेलिया वापस जाओगे ना, इन अ मंथ नहीं, 1.5 महीने बाद जाओगे शायद, तो तब रिसर्च फुल करके ना उस पर करेंगे, क्योंकि जो अभी मेरा करंट वीडियो थी ना, जो हमारी लास्ट वाली है, उस पर तो मैं वो देख रहा था, मैंने कहा यार मैं क्या सोच रहा था यार, व्हाट द फक, मेरे तो सोच ही क्लियर नहीं थी, दैट आर्गुमेंट वाज लॉजिकली इनकोहेरेंट। लेकिन खैर, मैं उसके ऊपर न्यू वीडियो बनाएंगे हम लोग 1-2 महीने में। खैर, मूविंग ऑन। उस पे एवोल्यूशन पे इस तरह बनाएंगे जैसे कि उसमें साथ में ये भी हम ऐड कर सकते हैं एवोल्यूशन के अंदर कि वी विल जनरली डिस्कस हाउ मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, कैसे यूनिवर्स किस तरह एग्जिस्टेंस में आई। फिर डिफरेंट थ्योरीज उसकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर हम उसके हिसाब से कुरान पाक की डिफरेंट आयात का भी हवाला दे देंगे लोगों के लिए, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। तो यस, वी शुड स्टडी कुरान कुरान। तो इस पे उसके बाद हम एवोल्यूशन की तरफ भी आएंगे। तो हम जनरली एक तरह का आप कह लो कि हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, यूनिवर्स की स्टार्टिंग से, फिर ह्यूमंस की, या फिर हमारे हम जो स्पीशीज है हमारी स्टार्टिंग इस तरह से हम उस तक आएंगे। तो क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक? दैट्स बेटर, या वी कुड डू दैट, सीरियस या बना नो देते हैं। वरीज, नो वरीज। अच्छा, लुक्रेशियस, जहाँ पे अभी हमने बात छोड़ी थी और हम डिबेट कर गए थे, हम बात कर रहे थे लुक्रेशियस की, कि वो कहता है अबाउट दिस थिंग कि दिस डिजायर टू पोजेस योर लवर इंटायरली, जो कि नहीं आप कर पाते, इसलिए यू आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। तो ये जो फीलिंग है ना, ये काइंड ऑफ मैं क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ लुक्रेशियस की, इट्स नॉट लुक्रेशियस हिमसेल्फ। अब क्रिटिसिज्म उसकी बेसिकली ये है पॉपुलर के, जिस फीलिंग की वो बात करे वो प्यार नहीं है, वो इन्फैचुएशन है, क्योंकि इट्स डिफरेंट। लाइक
wanting to possess someone entirely is different from holding love for them. और जिस फीलिंग की वो बात कर रहा है, it's not love, it's actually infatuation. ये एक किताब है यार, द अवेकनिंग, केट शोपिन की किताब है, जिसमें एडना, आई थिंक इज हर नेम, शी काइंड ऑफ बिल्ड्स दिस आइडियलाइजेशन ऑफ रॉबर्ट, और जब उसका जो वो वेल खुलती है और उसका जो वो इमेज टूटता है, तो शी कमिट्स सुसाइड, क्योंकि शी इज इन्फैचुएटेड बाय Robert, and she wants to possess him, to occupy him completely, which she wouldn't have done if she loved him. Because if she loved him, she would have let him be happy on his own. वो उसकी खुशी चाहती, ना कि अपनी खुशी चाहती बाय पोजेसिंग इंटायरली. तो दैट्स वेयर आई से कि लुक्रेशियस को इतना कोई खास आइडिया नहीं है प्यार का एंड व्हाट इट इज़. वो उसको कंफ्यूज करता है विद इन्फैचुएशन. इसके अलावा वो ये ब्लाइंडनेस की बात करता है कि अगर तो लुक्रेशियस बात करता है कि अगर एक इंसान को प्यार है ना, तो वो एक औरत के काफ़ी फ्लॉज को भी दरगुजर कर देगा. और वो फ्लॉज की क्या बात करता है, आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, जब मैं किताब पढ़ रहा था मैं कह रहा था अच्छा ये अगली 2-4 लाइनों में बात करेगा, अच्छा कि एक औरत फॉर एग्जाम्पल अगर तो हाईली डोमिनेटिंग है, विच इज़ नॉट अ फ्लॉ, लेकिन क्योंकि उसका जो IQ लेवल उन पेजेस के अंदर वो दिखा रहा था अपना, मैंने कहा यार इस तरह की ये बोंगी मारेगा, इस लेवल की मारेगा शायद, लेकिन उस थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले गया, उसको थोड़ा एक्सीड कर गया और उसने कहा यार एक औरत की शक्ल प्यारी नहीं है, विच इज़ अ फ्लॉ ही सेज. वो कहता है कि एक औरत की अगर शक्ल प्यारी नहीं है तो वो एक फ्लॉ है. और एक आदमी जिसको प्यार है उस औरत से, अगर उस औरत की शक्ल ना भी अच्छी उसको प्यार रहेगा. और उसका ये इनडिजायरेबल ट्रेट है ना, अनडिजायरेबल ट्रेट, वो उसके लिए डिजायरेबल बन जाएगा. वो कहता है कि बेसिकली ये उसकी एक इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है लव के बारे में, प्यार के बारे में, लोगों के बारे में, सोशल इंटरेक्शंस के बारे में उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है. और ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है लुक्रेशियस की कि उसको उसको बेसिकली ये नहीं पता कि यार देर इज like much more to chemistry than just your face. There's much more to love than loving someone for their physical beauty, for their pulchritidousness only. लेकिन खैर मैं किताब पढ़ रहा था मार्टिन बूबर की, उसका नाम है आई दाओ. इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक, आई सजेस्ट द ऑडियंस टू रीड इट एज वेल. वो बात करता है अबाउट टू काइंड्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, एक आई इट इंटरेक्शंस और एक आई दाओ इंटरेक्शंस. आई दाओ इंटरेक्शन होती है कि आई एंड दाओ, दाओ एज इन I treat you as a unique person, as a person who deserves respect, and I will see you as a person, as a unique individual, and I will treat you in that way. लेकिन I it relationship होती है कि I will see you not as a person but as an object to use, to manipulate, to kind of gain benefit from. तो Lucretius बात कर रहा है I it relationships की, which is very problematic and it only shows his immature understanding of love and relationships and social interactions. कि वो कह रहा है कि एक बंदा जो है उसको सिर्फ क्या चाहिए होगा, उसको सेक्स चाहिए होगा ना अपने पार्टनर से, तो वो आई इट रिलेशनशिप को लाइक काइंड ऑफ एग्जैजरेट करके पेश कर रहा है कि एक आदमी को सिर्फ यही चाहिए होता है. बट आई टोटली डिसएग्री ऑन दैट. और उसकी बेसिकली ये उसकी क्रिटिसिज्म है कि ही डज नॉट हैव अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड रिलेशनशिप एटसेट्रा. खैर यहाँ पे बुक 4 खत्म होती है. बुक 5 में वो कॉस्मोलॉजी की बात करता है, एपिक्यूरियन कॉस्मोलॉजी की बात करता है. वो बात करता है जिस तरह शुरू में हमने बात की थी, उसने कहा था कि ये जो इंटायर यूनिवर्स है इट्स मेड अप ऑफ एटम्स एंड वॉइड, और इसके पीछे कोई भी ना क्रिएटर नहीं है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिएटर है ही नहीं, वो बस कहता है कि देर आर डाइटीज. वो कहता है कि हाँ दे खुदा हैं, मल्टीपल खुदा हैं. अगेन पोलिटिज्म वाला कॉन्सेप्ट टू बी नोटेड हियर. वो कहता है हाँ मल्टीपल खुदा हैं, लेकिन दे वर अनकंसर्न्ड इन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन काइंड. वो कहता है उनको फिक्र ही नहीं हमारे बारे में, ना ही उन्होंने कोई पार्ट लिया यूनिवर्स क्रिएशन का के अंदर, ना ही उन्होंने ह्यूमन काइंड की क्रिएशन में कोई पार्ट लिया. ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. और वो कहता है कि यार अच्छा एवरीथिंग इज जस्ट अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. This doesn't make him an atheist. He was not an atheist. He believed in deities, and he said that they were unconcerned with the creation of the universe and humankind. इसके बाद वो ह्यूमन सोसाइटी की बात करती है, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स अ बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट बेसिकली सेज कि जो करंट ह्यूमन सोसाइटी है ना, इट इज ओनली लाइक ही व्यूज करंट सोसाइटी एज एवोल्यूशन फ्रॉम प्रिमिटिव मैन. जब सोशल कंडीशंस चेंज हुए और लोगों ने पैक्ट बनाए टू लिव टुगेदर अंडर सिविलाइजेशन इन शेयर्ड सिविलाइजेशंस, और ये एक प्री कर्सर टू डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्योरी. राइट, डार्विन से 1900 साल पहले बंदा आया और उसने एक एक काइंड ऑफ बड़ी बड़ी बेसिक प्रिमिटिव लेवल की उसने एवोल्यूशनरी थ्योरी बयान की कि जिस तरह सोशल कंडीशंस चेंज होती हैं तो आदमी के अंदर जो क्वालिटीज नेसेसरी होती है ना, वो उसके अंदर एवोल्यूशनरीली डिजाइन हो जाती है. मतलब अगर मुझे
आज फॉर एग्जांपल एक एक एनिमल को या एक किसी आदमी को लंबी गर्दन चाहिए, तो वो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ सेंचुरीज उसको मिल जाएगी फॉर सम रीजन, अगर उसको वो रियली उसकी उसकी नीड है, नेचर के अंदर उसकी वो इनहेरेंट नीड है। खैर, ये बात करता है विच आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग। आई विल हैव टू एग्री, आई विल हैव टू एडमिट कि दिस वाज अ प्रीकर्सर टू डार्विनियन थ्योरी फॉर एवोल्यूशन। बट मूविंग ऑन, वो एक बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वो प्रेजेंट करता है। वो कहता है कि जब लोग आए, लाइक सेंटर हंटर गैदरर्स वाला फेस थोड़ा सा गुजरा, तो उसके बाद देर वर सिविलाइजेशन। तो फॉर्म कैसे हुई? एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि अच्छा, ना ना तुम मुझे मारोगे ना मैं तुम्हें मारूंगा, और हम एक पैक्ट बनाएंगे कि हम लोग पीसफुल एक सिविलाइजेशन के अंदर रहेंगे। हर बंदे ने पैक्ट के अंदर हिस्सा लिया। इस तरह सिविलाइजेशन एक्सपोनेंशियली ग्रू की इन इन प्रोग्रेस। और वो कहता है कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ना जो जो मोटिवेशन थी वो फेयर था, फेयर ऑफ डेथ था। लाइक एवरीथिंग एल्स वी डू। उसने चैप्टर 2 में कहा था यू शुड नॉट फेयर दैट। आई थिंक चैप्टर 2 या 3 में उसने कहा था उसने। अब वो दोबारा यहाँ पे लाता है कि ये पैक्ट लोगों ने साइन इसलिए किया था क्योंकि दे वर अफ्रेड ऑफ डाइंग। खैर, वो कुछ और चीज़ों की बातें करता है। आई डोंट नो इफ आई शुड गो इनटू इट, लेकिन वो रॉयल अथॉरिटी की बातें करता है और वो सिस्टम की बात करता है कि गोल्ड और मनी वगैरह किस तरह सिस्टम में आया एंड ऑल ऑफ दैट। बुक 6 जो है वो एक यूलॉजी पेश करती है एपिक्यूरस की, मतलब उसकी तारीफें वो करता है कि भाई मेरा ये मेरा मास्टर था, मेरा मेरा टीचर था एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, कि मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। खैर, वो इस किताब में बुक 6 में जो लास्ट किताब है वो इसमें बात करता है अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स, थंडर, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वो बात करता है कि यार नो, नॉट वोल्केनोस, उसके अलावा सबकी बात करता है। वो कहता है कि अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ नेचुरल चीज़ें हैं। लाइक इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा आज अर्थ का आया तो तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज़ है। ये उसका आइडिया मेरा नहीं है। वो कहता है कि यार अच्छा, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, दे जस्ट हैव नेचुरल फिनोमेना एक्टिंग बिहाइंड देम, और इसके पीछे खुदा का लेना देना नहीं है। हर चीज़ में खुदा को डालना बंद कर दो। वो ये कहता है। वो कहता है कि नेचुरल डिजास्टर्स आर जस्ट द डूइंग्स ऑफ नेचर। खैर, इस किताब को एंड करता है विद अ प्लेग एट एथेंस। एंड जस्ट लाइक दिस बुक स्टार्टेड विद बर्थ एंड वीनस, जो कि गॉडेस होती है ऑफ लव एंड एवरीथिंग, वो बर्थ से शुरू होती है किताब और एंड करती है डेथ के साथ, द प्लेग एट एथेंस। खैर, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू डिस्कस हेयर, कि वो आई थिंक सो चैप्टर 1 या 2 में ना एक बात मेंशन करता है। वो कहता है कि एक प्रिंसेस होती है और उसकी शादी के दिन ना उसका अब्बू उसको कत्ल कर देता है। उसका अपना ही बाप उसको कत्ल कर देता है ड्यू टू समथिंग रिलीजियस। वो कहता है, उसके बाप से जब पूछा जाता है, वो कहता है कि यार फॉर सम रिलीजियस रीजंस माय गॉड डिमांडेड कि आई किल माय ओन डॉटर। अब वो इस एग्जाम्पल को, जो कि शायद उस जमाने में एक ट्रू स्टोरी हो, शायद एक ट्रू स्टोरी हो, उस एग्जाम्पल को लेके वो कहता है कि रिलीजन जो है ना, आपको मतलब क्या कहते हैं उस लफ्ज़ को यार, मतलब आपको इनकरेज करता है टू टू कमिट हेट क्राइम्स, आपको वायलेंस की तरफ कमिट करता है रिलीजन। अब मैं बताऊं मसला क्या है मेरे लुक्रेशियस जैसे लोगों के साथ। इवन तो आई बिलीव कि उसके आइडियाज़ कुछ चलो फैसिनेटिंग भी थे, मान लेते हैं, पोइट्री भी एडमायर करता हूँ मैं उसकी, लेकिन उसकी जहाँ तक फिलोसफी कंसर्न है, आई थिंक ही वाज वेरी बायस्ड। क्योंकि जब आपने एक एक इवेंट देख के अपनी लाइफ में लव के बारे में इतना इमेच्योर व्यू आपने प्रेजेंट कर दिया, दूसरी तरफ आपने एक इवेंट को लेके, जो लड़की वाला केस था, उसको लेके आपने पूरे रिलीजन को डिफेम कर दिया, या रिलीजन तो आपको वायलेंस करने पे उकसाता है। इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि देर इज डिफरेंस बिटवीन द मैसेज एंड द मैसेंजर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्क्रिप्चर बाइबल जो है, वो आपको कहते हैं शराब पीना नहीं हराम है, राइट, आप शराब नहीं पी सकते। लेकिन अब क्रिश्चियंस, यू नो, इन द यूएस एंड एवरीथिंग, दे ड्रिंकिंग बियर्स एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रो तुम्हारे बाइबल ने तुमको बोला, तुमको क्यों कह रहा हूँ मैं, तुम्हें बोला, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बोला कि शराब पियो? खुदा ने तो नहीं बोला, खुदा ने तो मना किया स्क्रिप्चर में। अब वो बंदा पी रहा है अगर शराब, तो वो मैसेंजर है, ही इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन। हिज ड्रिंकिंग बियर डज नॉट रिप्रेजेंट दैट इज गॉड told him to drink beer, right? It does not represent the message and the messenger are distinct। ये हमें समझ नहीं आती। अगर आज हमारा मौलवी करप्ट है और वो रेप करता है बच्चों का मसाजिद मदारिस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मजहब ने उसको बोला, राइट, क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारा मैसेज क्या है। स्क्रिप्चर तो हमने पढ़ी नहीं होती, राइट। कुरान किसने पढ़ा होता? जिसने नहीं पढ़ा होता वो कहता है यार आपका मजहब ही मिसोजिनिस्ट है, आपका मजहब कहता है 4 शादियां मर्द के लिए हैं, ना कभी आपकी एक कभी फीमेल मैसेंजर आई ना, और आपका मजहब ये कहता है सूरह निसा के अंदर कि यार औरतों पे आप हाथ उठा सकते हो, और आपका मजहब कहता है कि औरत की टेस्टिमनी हाफ है। आई फाउंड थ्रू रिसर्च द जस्टिफिकेशंस फॉर ऑल दीज 4 क्लेम्स। लेकिन जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होता वो
किसी मौलवी की किसी बात, कोई भी बंदे की बात सुन के ना उसको मान जाते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैसेज एंड द मैसेंजर। अच्छा, तो यार वही मुझे जो इतनी लंबी तूने किताब की पूरी एक अ, एक ओवरव्यू दी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, थैंक यू फॉर दैट अब्दुल्ला। मुझे तो बेसिकली लगता है दिस पर्सन इज ऑब्वियसली अ एथियस्ट, यस, ही डजंट बिलीव इन गॉड। और मैं ये बिलीव करता हूँ ही डजंट बिलीव इन गॉड जस्ट लाइक ऑल एथियस्ट। इसका भी सेम रीज़न यही है कि ही डजंट वांट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, जो मुझे नज़र आया इसकी बुक से। ही हैज़ अ फियर to be judged by a higher power or by God for his good doings or wrong doings. अब इस और अब वो लोगों को होप, वो जो अपने आप को झूठा होप उसने दिया है कि वी शुड नॉट फियर डेथ बिकॉज डेथ के बाद कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, उसने वही जो है नैरेटिव अपने रीडर्स को भी देने की कोशिश की है। सो उसके अंदर, लुक्रेशियस के अंदर हमें नज़र आ रहा है उसकी नेचर में कि ही फियर्स डेथ इनसाइड, डीप इनसाइड हिम। और उसको इस बात का पता है कि व्हेन आई डाई आई एम गोइंग टू बी जज्ड और देयर इज गोइंग टू बी एन आफ्टर लाइफ। कुरान पाक में भी मज़े की बात है कि मैं आज ही ये सुन रहा था कि अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट जगहों पे कहा है कि इंसान अपने इंसान जो है ना, वो अपना ही एक उम्मीद बना लेता है, ठीक है। इंसान के अंदर एक नेचर में है कि इंसान खुद ही एक उम्मीद बना लेता है कि शायद खुदा नहीं है, ठीक है, शायद हमारे मरने के बाद कोई जगह नहीं है, हम्म। शायद क़यामत का दिन आना ही नहीं है। और जो शैतान है वो इंसान की इसी जो होप जो है ना, इस ये छोटा सा जो होप है, इसी के ऊपर इंसान को, इस इंसान के साथ बार्गेनिंग करता है। अब अगर आप 12 साल की आप चोरी करते हो, शैतान कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी है, खुद 12 साल की हो, यू आर गोइंग टू लिव अंटिल 80 और 90। आपके दिमाग में बात आती है आज चलो कोई नहीं, आज को ना किया कल माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है। सो इंसान के अंदर ये जो है ना फॉल्स होप, वो इसलिए करता है क्योंकि बिकॉज ही डजंट वांट टू बी जज्ड। ही जस्ट एक होती है ना, एक ह्यूमन साइकी है कि आप कह लो कि एक ऑस्ट्रिच वाली नेचर होती है कि जब ऑस्ट्रिच को भी कोई चीज़ खतरे की चीज़ नज़र आती है तो वो अपना जो सर है वो ज़मीन के अंदर डाल लेता है, ठीक है। इसी तरह इंसान की भी यही नेचर है कि इंसान को जब नज़र आता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी देयर इज़ गोइंग टू बी जजमेंट डे, देयर इज़ गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, तो इंसान फिर इस अपने आप को दिलासा देने के लिए इस तरह की थ्योरीज के साथ आता है। और ये बड़े मज़े की बात है। और इसकी हमें बात एक और जगह पे कुरान पाक में भी नज़र आती है कि जब अल्लाह ताला जब वो सूर फूँका जाएगा, ठीक है, क़यामत का, तो और जब क़यामत का दिन शुरू हो जाएगा, तो शैतान जो है, शैतान उसके चेले वो भागना शुरू हो जाएँगे दुनिया के ऊपर, ठीक है? छुपने के लिए भागना शुरू हो जाएँगे यहाँ-वहाँ, क्योंकि उसके अंदर भी एक होप होगा कि शायद मैं बच जाऊँ, ठीक है? उसके अंदर भी एक उम्मीद होगी कि शायद मैं बच जाऊँ, कहीं छुप के बैठ जाऊँ और मैं अल्लाह ताला की नज़रों से बच जाऊँ। तो मेरे ख़्याल में ये जो है ये उसके अंदर एक फ़ियर था ल्यूक्रेशियस के अंदर, जो उसने एक तरह का उसको आप कह लो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थ्रू साइंटिफिक टर्म्स, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ फिलॉसफीज़ और ब्ला, ब्ला, ब्ला। मगर उसके अंदर एक डर है अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक? उसके अंदर एक डर था। यार बेसिकली क्रिएशनिज्म का नैरेटिव ही कहता है कि यार खुदा खुदा ने एक खुदा ने या मल्टीपल खुदाओं ने क्रिएशन दुनिया यूनिवर्स बनाई, ठीक है। ये है मतलब कि एक क्रिएटर ने क्रिएशन बनाई जो कि यूनिवर्स से, और वो इंटेलिजेंट डिजाइन के थ्रू बनाई। इसका ऑपोजिट व्यू है एटमिज्म या मटेरियलिज्म। आप कहते हो कि यार नहीं, ये बेसिकली सिर्फ एवोल्यूशन से हुआ, ये बेसिकली एक रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स थी, और ये खुद भी एक फ्लूक था, बेसिकली एवोल्यूशनरी फ्लूक था, जिस तरह लुक्रेशियस का व्यू है और काफ़ी फिलोसफर्स का व्यू था। किसको कौन पागल हो गया? अच्छा, तो ये था सीन। तो इट्स लाइक अब इसे मैं एडमिट तो करता है अपनी किताब में कि यार मैं जो हूँ, मैं मानता हूँ खुदाओं पे, और मैं डाइटीज पे यकीन करता हूँ, मैं अथीश नहीं हूँ, लेकिन मेरा व्यू ये है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन आई बिल्कुल, थिंक हाँ, कि वो कल्चर की दबाव अब फैक्टर यहाँ पे भी आता है कि यू मैं भी कहने आर वाला था। काइंड ऑफ डरते हो आप, हाँ, ये ब्लास्फेमी कमिट डरता करने है के ये, खिलाफ, जिस तरह डरता है सोक्रेटिस ये ने की मगर थी, एट द नहीं की थी लेकिन बिल्कुल, कन्वर्ट हुआ। डरता है ये मगर ही वांट्स टू, ही डजंट वांट टू से दैट कि कोई खुदा नहीं है।
क्योंकि उस वक्त जिस वो सोसाइटी में था, अगर वो ये बात कहेगा इट वुड बी नियर टू ब्लास्फेमी, ठीक है। और इसलिए उसने कहा कि हाँ हाँ खुदा है, मुझे मारो मत, खुदा है, मेरी बात तो सुन लो, गॉड्स हैं मगर दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। वो इस तरह की उसने एक नैरेटिव पेश की है। सो यस, इट इज काइंड ऑफ फैसिनेटिंग कि ये एथीज्म की जो वेव आई है ना, लाइक 17th सेंचुरी के बाद, आई थिंक सो ये एंशियंट इन फिलोसोफर्स की वजह से आई है, जिन्होंने ये मटेरियल एटमिज्म का व्यू प्रमोट किया कि खुदा जो है वो कंसर्न ही नहीं है। सर ये पहला स्टेप था। उसके बाद उन्होंने खुदा को इक्वेशन से निकाल दिया कि खुदा है ही नहीं। पहले कहा था ही इज अनकंसर्न्ड, उसने नहीं बनाई कायनात। फिर कहा कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सर मजे की बात सेकुलराइजेशन ये होगी, है, ये एथीज्म की वेव इसके साथ आई है। एथियस्ट जो होंगे 90% एथियस्ट ने ये किताब पढ़ी ही नहीं होगी अब्दुल्ला। मसले की बात ये है, यार मॉडर्न आपको एथियस्ट जो है वो आपको डम, बहुत मिलती हैं यार, आपको बहुत सिमिलर, वो मतलब जो फेमस है रिचर्ड डॉकिंस एंड द हाँ, लाइक, उस उसके स्टेशनरी वाले जो लोगों की बात करो, स्टेचर जो वाले, ऑथर्स हैं, जो बिल्कुल लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल। हम्म, तो यस, इट इज़ काइंड ऑफ फैसिनेटिंग कि आज से दो हज़ार तीन सौ साल पहले लोग बुक्स लिख रहे थे, उनको मालूम था कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, हम्म, और उसने जो ये बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, इट इज स्टिल ट्रू कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। वही मैं अब्दुल्ला सोच रहा था, वही मैं कि अगर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो आज से 3000 साल पहले हमारे आसमान पे क्या क्या चीज़ें नजर आती होंगी, है कि नहीं? ब्रो या है कि नहीं? और क़यामत के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आसमान जो है, सितारे आसमान में कम हो जाएंगे। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि एक्सपेंड हो कि चीज़ें जो हैं, जो स्टार्स जो हैं, जो हमें अभी नज़र आ रहे हैं, वो भी हमें नज़र आना बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? बिकॉज वो हमारी जो है रेंज से बाहर हो जाएगी, हमारी जो फोकल रेंज से बाहर हो जाएंगे। सो अब्दुल्ला, डू यू वांट टू से एनीथिंग यार, क्योंकि मैं तो पूरी पॉडकास्ट में खामोश ही बैठा रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, बट डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? यार जब मैं किताब पढ़ रहा था, आई हमारी उससे पहले मेरे ख्याल प्लेटो प्लेटो पे पॉडकास्ट हुई थी, तो आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ, ये बंदा जो है ना, लुक्रेशियस, ये कंप्लीट ऑपोजिट है प्लेटो का। लाइक प्लेटो, लुक्रेशियस जो मिडिल एटमिस्ट था, who believed कि अच्छा the universe was not created or designed by God, लेकिन प्लेटो believed in the supreme good, in the form of the good, and he said कि the universe was rationally designed to be the best it could possibly be in the light of the form of the good. और प्लेटो यकीन करता था इन द रीइंकार्नेशन ऑफ द सोल। उसने थ्योरी ऑफ एनामनेसिस पेश की, थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन, विच सेड कि सोल रीइंकार्नेट होती है एंड एवरीथिंग। लेकिन ये लुक्रेशियस जो है, ही डिड नॉट बिलीव दैट द सोल इज इमॉर्टल, ना ही वो इनकार्नेशन में यकीन करता था। इट्स लाइक these two philosophers who were kind of at the same period of time, like I think 150 साल का फर्क था, लेकिन both were very influential. But I would just say कि यार मुझे कुछ चीज़ें इसकी इंस्पायरिंग भी लगी। पहले बार इसकी पोइट्री, अगर आप उसकी किताब पढ़ोगे ना, मेरी बात मान लो, इफ यू इनटू क्लासिकल पोइट्री, ये सिर्फ किताब पढ़ लो, फिलोसफिकली नहीं, पोइट्री के लिए पढ़ लो। आई एडमायर इस पोइट्री। आई वुड से कि मैं इसका फैन हूँ पोइट्री का, लेकिन दैट वुड बी अ बिट टू मच, लेकिन आई लाइक इस पोइट्री। यार फिलोसफी की बात है, आई एडमायर सम ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स, लाइक जो उसने प्रिमिटिव एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पेश किया, और उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की, और उसने एटम्स वाली बात की कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर बिट्स। उसके अलावा उसने इस तरह की काफ़ी उसने फैसिनेटिंग बातें की हैं, विच आई एग्री विद। लेकिन कौन ऑन सम डोमेन्स, ऑन सोशल इंटरेक्शंस, ऑन लव, ऑन रिलीजन, ऑन दोस थिंग्स, आई बिलीव कि ही हैज अ टोटली फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग। यस, बट एक बात तो तय है कि ही वाज अ जीनियस, नॉट अ जीनियस, बट यू कैन से, बट जीनियस तो नहीं कह सकते, मतलब इन्फ्लुएंशियल ये कह थिंकर सकते कह हैं रहे हो आप। कि ही वाज अ पोटेंशियल थिंकर, यस। और हम्म। सोच विचार करने वाला इंसान था। तो अब्दुल्ला, फिर यहाँ अपनी इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम टॉपिक क्या होगा, इफ़ यू वांट टू टेल अवर व्यूअर्स? हम्म, यार अगर तो सिंपोजियम, हम सिंपोजियम नहीं, आई थिंक सब फेडरस के ऊपर करने लगे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फेडरस के ऊपर, या प्लेटोस किसकी थी? प्लेटो की थी ना, फेडरस। इसमें सोक्रेटिस का डायलॉग है विद फेडरस हिमसेल्फ, जिसमें वो एक प्ले को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नो वरीज अब्दुल्ला, और यही एपिसोड में ख़त्म करता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़
ओनली पॉजिटिव कमेंट्स, यूँ ना हो कि फालतू कमेंट्स कोई ना करे कि ये क्योंकि कुछ लोग फालतू कमेंट्स करते हैं, उनको अपने अंदर का हेट फालतू में, मतलब कि फालतू मामूली चीज़ें पकड़ के इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। अगर आपने पूरी पॉडकास्ट नहीं देखी तो प्लीज़ कमेंट्स ना करें। अगर आपने पूरी पॉडकास्ट देखी है एंड देन यू थिंक दैट यू हैव बंदा कहता है बेवकूफ़ पी समथिंग रहे हो यार, ये बर्गर वैल्यूएबल टू कितने पी रहे हैं यार। अरे बस आपने बात तो सुन लो यार, बात क्या कर रहे हैं यार, मतलब ब्रो व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, क्या हो गया? बी काइंड टू पीपल यार। हाँ, वो मैं गुटखा खा के बैठूँ यार, सही बता। तो क्या वही ना। चल ओके, नो वरीज़ अब्दुल्ला, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।